नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। सीजेआई संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने सोमवार को केंद्र से जस्टिस यशवंत वर्मा को इलाहाबाद हाईकोर्ट में वापस भेजने की सिफारिश की। इसके तुरंत बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकीलों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का फैसला किया। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को उनके पास वापस भेजने के फैसले के विरोध में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल तिवारी ने कहा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश से आग्रह किया गया है कि जस्टिस यशवंत वर्मा को इलाहाबाद हाईकोर्ट या किसी अन्य कोर्ट में ट्रांसफर न किया जाए, क्योंकि कोई भी कोर्ट डस्टबिन नहीं है। कार्यवाही पूरे होने तक उन्हें सुप्रीम कोर्ट की कड़ी निगरानी में दिल्ली में रहना चाहिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट एसोसिएशन अध्यक्ष अनिल तिवारी ने आगे कहा कि हमने 11 प्रस्ताव पारित किए हैं। सबसे पहले हम किसी भी हालत में जस्टिस यशवंत वर्मा का ट्रांसफर यहां पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये आज नहीं हुआ और ना ही भविष्य में ऐसा होना चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले ने तूल पकड़ लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने उनका तबादला इलाहाबाद हाईकोर्ट में कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने तगड़ा विरोध किया है। बार एसोसिएशन अध्यक्ष सीनियर एडवोकेट अनिल तिवारी ने मामले में केंद्र सरकार से हस्तक्षेप की मांग की। बार एसोसिएशन अध्यक्ष अनिल तिवारी के आवास पर हुई कार्यकारिणी की बैठक के बाद हड़ताल पर जाने का फैसला लिया गया है। उन्होंने सीजीआई से मामले का संज्ञान लेकर तबादला करने के फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की। कार्यकारिणी की इमरजेंसी बैठक में सभी सदस्य मौजूद रहे। एसोसिएशन ने चीफ जस्टिस से विशेष रूप से अनुरोध किया है कि वो सरकार को जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग चलाने की तत्काल सिफारिश करें। एसोसिएशन ने यह भी मांग की कि जस्टिस वर्मा द्वारा अब तक पारित सभी फैसलों की जांच की जानी चाहिए। बार एसोसिएशन ने अपने प्रस्ताव में कहा कि जस्टिस यशवंत वर्मा का आगे भी पद पर बने रहना लोकतंत्र के लिए खतरनाक है, क्योंकि इससे जनता का विश्वास खत्म हो गया, जो न्यायिक प्रणाली के पास उपलब्ध एकमात्र शक्ति है। अगर विश्वास खत्म हो गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा और देश ढह जाएगा। एसोसिएशन के प्रस्ताव में सीजीआई से अनुरोध किया गया है कि वो तुरंत एफआईआर दर्ज करने और सीबीआई, ईडी और अन्य जांच एजेंसियों द्वारा जांच की अनुमति दें। अगर आवश्यक हो तो जस्टिस वर्मा को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया जाए। यशवंत वर्मा के घर पर मिली नकदी के मामले में अब सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की गई। याचिका में पुलिस एफआईआर दर्ज करने और जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर पाए गए बड़ी मात्रा में कैश के आरोपों की जांच करने का निर्देश देने की मांग की गई। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता मैथ्यूज जे नेदुमपुरा द्वारा दायर याचिका में इस मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त 3 सदस्यीय समिति के अधिकार क्षेत्र को भी चुनौती दी गई है। याचिका में कहा गया है कि समिति को घटना की जांच करने का कोई अधिकार नहीं है। आरोपों की प्रभावी और सार्थक जांच करने की जिम्मेदारी पुलिस पर है। नेदुमपुरा ने सुप्रीम कोर्ट से वीर स्वामी मामले में 1991 के संविधान बेंच के फैसले पर फिर से विचार करने को कहा, जिसमें कहा गया था कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ पहले परामर्श के बिना किसी हाई कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं किया जाना चाहिए। याचिका में कहा गया है कि कानून के सामने समानता और कानून का समान संरक्षण हमारे संविधान का मूल है। कानून के समक्ष सभी समान हैं और आपराधिक कानून सभी पर समान रूप से लागू होते हैं, चाहे किसी की स्थिति, पद आदि कुछ भी हो। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा को इलाहाबाद हाईकोर्ट में वापस भेजने का प्रस्ताव जारी किया। कॉलेजियम की दूसरी बैठक में फैसला हो पाया। उनके सरकारी आवास पर बेहिसाब नकदी मिलने के कुछ दिन बाद यह फैसला सुनाया गया। हालांकि इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने जस्टिस यशवंत वर्मा के प्रस्तावित तबादले का विरोध करते हुए कहा कि इससे यह गंभीर सवाल उठता है कि क्या इलाहाबाद हाईकोर्ट कूड़ेदान है। इससे पहले के घटनाक्रम में दिल्ली हाईकोर्ट ने जस्टिस वर्मा से सोमवार सुबह जुडिशियल वर्क वापस ले लिया। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से कथित तौर पर नकदी बरामद होने के बाद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सीजीआई संजीव खन्ना के फैसले का स्वागत किया। उपराष्ट्रपति ने सोमवार को कहा कि संसद को सीजीआई की तरफ से नियुक्त की गई कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। धनखड़ ने सुबह सदन के नेता जेपी नड्डा और विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ मुलाकात की। बता दें, 14 मार्च को आग लगने के बाद जस्टिस वर्मा के सरकारी आवास पर कथित तौर पर नकदी बरामद की गई थी। इस मामले को सीजीआई ने उठाया। उन्होंने 22 मार्च को एक समिति का गठन किया। नेताओं से मुलाकात के बाद जगदीप धनखड़ ने कहा कि आज़ादी के बाद ये पहली बार है कि किसी मुख्य न्यायाधीश ने पारदर्शी, जवाबदेह तरीके से अपने पास मौजूद सभी सामग्री को पब्लिक डोमेन में रखा है और कोर्ट के साथ कुछ भी छुपाए बिना इसे शेयर किया है।
ये सही दिशा में उठाया गया कदम है। सीजीआई की तरफ से एक समिति का गठन और उन्होंने जो सतर्कता दिखाई है वो भी एक ऐसा कारक है जिस पर विचार करने की जरूरत है। मुंबई के जिस स्टूडियो में स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने अपना शो किया था उसको बीएमसी ने कथित निर्माण नियमों के उल्लंघन के लिए ध्वस्त कर दिया। ब्रिन मुंबई नगर निगम की आज कार्रवाई हैबिटेट स्टूडियो और यूनिकॉन्टिनेंटल होटल में रविवार देर रात गुस्साए शिवसैनिकों द्वारा तोड़फोड़ किए जाने के एक दिन बाद की गई। एक नगर निगम अधिकारी ने बताया कि होटल के बेसमेंट में बनाए गए अस्थायी शेड और अन्य ढांचे को ढहा दिया गया है। अधिकारी ने बताया कि इसे इसलिए हटाया गया क्योंकि बेसमेंट में स्टूडियो बनाने की नगर निगम की अनुमति नहीं है। बीएमसी होटल की जांच करेगी सब कुछ अनुमति प्राप्त योजना के अनुसार है या नहीं। कुणाल कामरा पर बढ़ते विवाद और स्टूडियो को तोड़ने के मामले में अब कॉमेडियन अभिजीत गांगुली बोले। उन्होंने कहा है कि कल को कामरा अगर सेल्फी कैम लेके पार्लियामेंट के सामने कुछ बोलेगा तो पार्लियामेंट भी तोड़ देंगे क्या। शिवसेना प्रवक्ता राजू वाघमारे ने स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा पर कहा है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी कोई हैसियत नहीं है सड़क पर आकर हमारे वरिष्ठ नेतृत्व के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करता है तो हम अपने शिव सैनिकों को कैसे कंट्रोल कर पाएंगे। अगर कोई हमारे शीर्ष नेता के बारे में कुछ भी अपमानजनक कहता है तो हम अपने शिव सैनिकों को नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। शिवसेना उन्हें अपने तरीके से जवाब देगी। यानी सत्तारूढ़ पार्टी का कहना है कि अगर कोई स्टैंड अप कॉमेडियन उन्हें अपमानित करता है तो वो अपने कार्यकर्ताओं को नियंत्रित नहीं कर सकते, जिसके बाद कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। जो सरकार में कानून व्यवस्था संभालने के लिए हैं वो अपने कार्यकर्ताओं तक को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, फिर प्रदेश में कानून का क्या ही हाल होगा। वरिष्ठ कांग्रेस नेता हर्षवर्धन सपकाल ने कहा है कि भाजपा के नेतृत्व वाली महायुति सरकार महाराष्ट्र को तालिबान जैसा राज्य बनाना चाहती है। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख ने स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा के मामले में खार में एक स्टूडियो और होटल पर शिवसेना कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए हमले की निंदा की। सपकाल ने पूछा, हमलावर एक सत्तारूढ़ पार्टी के हैं, क्या उन्हें अपनी सरकार, संविधान, कानून और गृह विभाग पर भरोसा नहीं है? उन्होंने कानून को अपने हाथ में क्यों लिया? जब कामरा ने शिंदे का नाम नहीं लिया तो उन्होंने ये हमला क्यों किया? उन्होंने पूछा, क्या सत्तारूढ़ गठबंधन महाराष्ट्र को तालिबान जैसा राज्य बनाने की योजना बना रहा है? शिवसेना नेता संजय निरुपम ने कहा है कि जब तक कुणाल कामरा अपने बयान के लिए माफी नहीं मांगते हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे। हमारे लोग उनकी तलाश कर रहे हैं लेकिन हमें पता चला है कि वो मुंबई में नहीं है और शायद यहाँ से भाग गए। जब तक वो माफी नहीं मांगते हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे। निरुपम ने पुष्टि की कि कामरा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा चुकी है और कहा कि कामरा को सबक सिखाने की जरूरत है। निरुपम ने कहा, अगर वो माफी नहीं मांगते हैं तो कानून अपने तरीके से अपना काम करेगा और हम अपने तरीके से अपना काम करेंगे। इस देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी है लेकिन इसका दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए। कुणाल कामरा ने इसका दुरुपयोग किया है। उन्होंने अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है। ये व्यंग्य और हास्य नहीं है, ये कॉमेडी नहीं है, ये छिचलापन है। शिवसेना ने सुनिश्चित किया है कि ऐसे छिचले लोगों को सबक सिखाया जाएगा। मुंबई की एक अदालत ने शिवसेना नेता राहुल कनाल और 11 बाकियों को जमानत दे दी है। बता दें, इन लोगों को स्टूडियो में तोड़फोड़ करने के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था जहां कॉमेडियन कुणाल कामरा ने अपना शो किया था। घटना में शामिल होने के बाद इन पर एफआईआर दर्ज की गई थी और हिरासत में लिया गया। हालांकि अब जमानत के बाद सीनियर जर्नलिस्ट स्मिता शर्मा ने कहा है, अरेस्ट ही क्यों किया गया था इनको? फिर स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा के शो को लेकर हुए विवाद पर शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने पत्रकारों से बात की। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि कुणाल कामरा ने कुछ गलत कहा है। गद्दारों को गद्दार कहना ये किसी पर हमला करने की बात नहीं है। ये पूरा गाना आप सुन लो और आपके पास है तो बजा कर दिखाओ। उन्होंने कहा कि इस हमले से शिवसेना का कोई संबंध नहीं है। ये गद्दार शिवसेना ने किया है। जिसके खून में गद्दारी है वो शिवसेना हो ही नहीं सकते। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि स्टैंड अप कॉमेडी करने की आज़ादी है लेकिन वो जो चाहे बोल नहीं सकते। महाराष्ट्र की जनता ने तय कर लिया है कि गद्दार कौन है। कुणाल कामरा को माफ़ी मांगनी चाहिए, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कॉमेडी करने का अधिकार है लेकिन अगर ये जानबूझकर हमारे डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है तो ये ठीक नहीं। फडणवीस ने कहा कि कुणाल कामरा ने राहुल गांधी द्वारा दिखाई गई वही लाल संविधान की किताब पोस्ट की। दोनों ने संविधान नहीं पढ़ा है। संविधान हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है लेकिन इसकी सीमाएं हैं। लोगों ने 2024 के विधानसभा चुनावों में हमें वोट दिया और समर्थन दिया। जो देशद्रोही थे उन्हें लोगों ने घर भेज दिया। लोगों ने बाला साहेब ठाकरे के जनादेश और विचारधारा का अपमान करने वालों को उनकी जगह दिखा दी।
कोई हास्य पैदा कर सकता है, लेकिन अपमानजनक बयान देना स्वीकार नहीं किया जा सकता है। कोई दूसरों की स्वतंत्रता और विचारधारा का अतिक्रमण नहीं कर सकता। फडणवीस के इस बयान पर पत्रकार रोहिणी सिंह ने कहा है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि किसी दूसरे की स्वतंत्रता और विचारधारा का अतिक्रमण नहीं किया जा सकता है, लेकिन उन्होंने एक कॉमेडियन से मजाक के लिए माफी मांगने की मांग करके उसकी स्वतंत्रता और विचारधारा का अतिक्रमण किया है। कुणाल कामरा के खिलाफ शिंदे की शिवसेना के शिवसैनिक लगातार हिंसक हो रहे हैं। इसी बीच एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें शिंदे की शिवसेना का एक नेता कुणाल कामरा को फोन पर धमका रहा है। ये वीडियो कांग्रेस नेता सुप्रिया सुले ने भी ट्वीट किया है, जिसमें शिंदे का सैनिक कहता है कि तूने सीएम साहब के बारे में क्या बोला। इस पर कुणाल कहते हैं वो सीएम नहीं डिप्टी सीएम है। फिर शिंदे सैनिक कहता है किधर रहता है तू। कुणाल कहते हैं तमिलनाडु। शिंदे सैनिक कहता है किधर आने का। कुणाल तमिलनाडु। शिव सैनिक अभी तमिलनाडु कैसे पहुंचेगा भाई। इस वीडियो को ट्वीट कर सुप्रिया सुले ने लिखा है गजब कॉमेडी चल रही है। कुणाल कामरा का पैरोडी सॉन्ग और शिंदे की शिवसेना के लोगों की तोड़फोड़ का वीडियो ट्वीट कर पत्रकार साक्षी जोशी ने कहा है कि कुणाल कामरा के हम होंगे कंगाल स्टैंड अप कॉमेडी के बाद शुरू हुई तोड़फोड़। गाने में कुणाल ने कहा था होंगे दंगे चारों ओर, हाथों में हथियार, चारों ओर बेरोजगार। कुछ ही घंटों में सब सच साबित करती दिखी शिंदे की सेना। महाराष्ट्र के नागपुर में पिछले दिनों हुई हिंसा के मुख्य अभियुक्त के घर सोमवार को नगरीय प्रशासन की टीम ने बुलडोजर कार्रवाई की। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक प्रशासन की टीम नागपुर में हुई हिंसा के मुख्य अभियुक्त फहीम खान के मकान का एक कथित अवैध हिस्सा गिराने पहुंची थी। प्रशासन की इस कार्रवाई का एक वीडियो एक्स पर पोस्ट किया गया है। बता दें नवंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई को लेकर दिशा निर्देश जारी किए थे। जस्टिस वीआर गवाई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने कहा कि किसी व्यक्ति के घर या संपत्ति को सिर्फ इसलिए तोड़ दिया जाना कि उस पर अपराध के आरोप हैं, कानून के शासन के खिलाफ है। केंद्र सरकार ने सोमवार को सांसदों के वेतन में इजाफे का ऐलान किया। 1 अप्रैल 2023 से सांसदों को 1 लाख की जगह 1,24,000 रुपए वेतन के तौर पर मिलेंगे। सरकार की ओर से सांसदों की पेंशन और भत्ता में भी इजाफा किया गया है। सांसदों के दैनिक भत्ते में 500 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। दैनिक भत्ता अब 2,000 रुपए से बढ़ाकर 2,500 रुपए कर दिया गया है। संसद के सदस्य और पूर्व सदस्यों के लिए मासिक पेंशन 25,000 रुपए से बढ़ाकर 31,000 रुपए कर दी गई है। इतना ही नहीं, एडिशनल पेंशन पहले 2,000 प्रति माह थी, इसे 2,500 रुपए प्रति महीने कर दिया गया है। पत्रकार रणविजय ने यह खबर ट्वीट की है और कहा कि देश हित में सांसदों ने अपनी सैलरी बढ़ा ली है। राज्यसभा में सोमवार को संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण से जुड़ा मुद्दा उठाया। इस पर हंगामा हुआ और सदन को दोपहर तक के लिए स्थगित करना पड़ा। रिजिजू ने इस मामले पर कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे से पार्टी का रुख स्पष्ट करने की मांग की। रिजिजू ने ये मांग कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के उस बयान का हवाला देते हुए की थी, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर सरकारी ठेकों में मुस्लिमों को आरक्षण देने के लिए संविधान में बदलाव करने की बात कही थी। किरेन रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस के एक वरिष्ठ और जिम्मेदार नेता जो एक संवैधानिक पद पर हैं, उन्होंने एक बयान दिया कि वो भारत के संविधान में बदलाव करना चाहते हैं ताकि कर्नाटक में मुस्लिम समुदाय को सार्वजनिक अनुबंधों में आरक्षण दिया जा सके। रिजिजू ने कहा कि हम इस बयान को हल्के में नहीं ले सकते। इस तरह का बयान किसी साधारण नेता ने तो दिया होता तो हम सदन के बाहर भी जवाब दे सकते थे, मगर ये बयान एक ऐसे व्यक्ति की ओर से आया है जो एक संवैधानिक पद पर है। रिजिजू ने कहा कि उन्होंने साफ साफ ये कहा है कि कांग्रेस पार्टी मुस्लिम समुदाय को आरक्षण मुहैया करवाएगी और उसके लिए वो भारत के संविधान में बदलाव करेंगे। ये अत्यंत गंभीर बात है। ये वो मामला है जिसे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। मुस्लिम आरक्षण पर डीके शिवकुमार के बयान पर हंगामा होने के बाद डीके शिवकुमार बोले हैं। उन्होंने कहा कि मैं एक समझदार राजनेता हूँ। मैं पिछले 36 सालों से सदन में हूँ। मुझे बेसिक समझ है। मैंने कैजुअली कह दिया था कि कई फैसलों के बाद कई बदलाव होंगे। पिछड़ा वर्ग के कोटे के मुताबिक पहले ही आरक्षण दिया जा चुका है। मैंने नहीं कहा है कि हम संविधान बदलने जा रहे हैं। उन्होंने कहा वो लोग जो भी बता रहे हैं वो गलत है। हम एक राष्ट्रीय पार्टी हैं, वो हमारी पार्टी है जो इस देश में संविधान लेकर आई है। मैं इस मामले में मुकदमा लड़ूंगा। वो लोग हम मेरे बयान को गलत ढंग से पेश कर रहे हैं। इस दौरान राज्यसभा के नेता जेपी नड्डा ने कहा कि संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण का प्रावधान नहीं है। उन्होंने कहा कि BR अम्बेडकर के मार्गदर्शन में बने संविधान को कोई नहीं बदल सकता। पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर को केरल बीजेपी का नया अध्यक्ष
चुन लिया गया है। इसकी जानकारी बीजेपी केरल ने अपने एक्स अकाउंट पर साझा की। बता दें, राजीव चंद्रशेखर 3 बार राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं। वो इलेक्ट्रॉनिक्स, कौशल विकास, IT, उद्यमिता और सूचना जैसे विभागों में केंद्रीय राज्य मंत्री के तौर पर काम कर चुके हैं। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.